दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसके ऊपर में हम लोग पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ही राजस्थान के वासियों के लिए, राजस्थान के लिए और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं या फिर जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमने चौथा वीडियो इस फॉर्मेट में लेकर आए हैं, जो बेसिकली बेस है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के ऊपर। राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इससे पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी, और इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करी थी, अनाउंस किया था। और राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, हाइड्रोलॉजी का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें सिंचाई, ड्रिंकिंग वाटर आदि की व्यवस्था करने की बात कही गई है। अब आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल ड्राई स्टेट है, जहाँ पे पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो वह पीने के पानी के लिए हो या फिर सिंचाई के पानी के लिए, उसकी हमेशा समस्या बनी रहती है। तो 1960 से 70s में जो इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट आया था, उसने जो वेस्टर्न राजस्थान है उसकी पूरी किस्मत बदल के रख दी। वेस्टर्न राजस्थान में आज वर्तमान में ऐसी स्थिति में है कि वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी दिखाई देती है। आप कभी हनुमानगढ़ या फिर श्रीगंगानगर वाले एरिया में जाओगे तो आपको देखोगे कि वहाँ पे पानी की जो नहरें हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड है, जैसे घरों में नल की सप्लाई दी जाती है, नल के टैप दिए जाते हैं घर पे, घर के हिसाब से। उसी प्रकार से वहाँ पे छोटी छोटी नहरों की सिंचाई से व्यवस्था की गई है। तो वहाँ का जो प्रोडक्शंस है, जो वहाँ के खेती के अंदर जो प्रोडक्शन है वो भी मल्टीपल गुना बढ़ गया। और जो वेस्टर्न राजस्थान जो सदियों से, जो रामायण काल से, और जो कई ग्रंथ है जिनके अंदर वर्णन किया गया, मरुकांतार के तौर पे राजस्थान का वर्णन किया गया, तो उसको भी देखते हुए तो वो एक वरदान की तरह साबित हुआ वो प्रोजेक्ट। तो उसी प्रोजेक्ट की तर्ज पर राजस्थान का जो ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट की कल्पना की गई है, ताकि ईस्टर्न साइड का राजस्थान में भी सिंचाई की व्यवस्था और मजबूत की जा सके, पीने के पानी की समस्या इन जिलों में समाप्त किए जा सके। तो आइए हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल डिटेल में। आपके सारे डाउट्स इसमें दूर हो जाएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको, प्रोजेक्ट को देखते हुए, इसको सुनते हुए, समझते हुए। तो आप यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की कोई नॉलेज आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रखना चाहते हैं, तो वो सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके इस प्रोजेक्ट के सारे पॉइंट्स को। अब ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहा था, आपने रिसेंटली आपने देखा होगा कि सचिन पायलट जी ने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में और इसको तुरंत स्वीकृत करने के लिए वर्तमान सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, उससे विनती करी थी। और उससे पहले अशोक गहलोत जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से कई बार रिक्वेस्ट करी थी इस प्रोजेक्ट को एज ए नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब नेशनल प्रोजेक्ट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे कि नेशनल प्रोजेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से राजस्थान के प्रोजेक्ट हैं जो नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इस टॉपिक को ढंग से देखते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 40,000 करोड़ है। हालांकि जब ये बना था तब लगभग 37,000 करोड़ के आसपास की इसकी कॉस्ट हुई थी। जब फर्स्ट टाइम तत्कालीन वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने जब इसको अनाउंस किया था अपने बजट में 2017-18 के बजट में, तब उसकी कॉस्ट लगभग 37,000 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ हो चुकी है। और अब जब तक इसको स्वीकृत किया जाएगा, जब तक ये धरातल पर आएगा, हो सकता है इसकी कॉस्ट मल्टीपल टाइम बढ़ जाए। तो ये एक विडंबना रही है इंडिया के सभी प्रोजेक्ट्स के साथ में कि वो टाइम डिले में रहते हैं और उनकी कॉस्ट मल्टीपल गुना बढ़ जाती है जब वो धरातल के ऊपर आते हैं, जब वो बिल्कुल वर्तमान एक ऐसे स्वरूप में आते हैं जिसमें जनता उसको उपयोग कर सके। तो वो मल्टीपल टाइम बढ़ चुकी होती है। तो वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि 40,000 करोड़ के आसपास इसकी जो कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड की गई है। तो इंडिया के किसी भी स्टेट की इस स्थिति में नहीं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो खुद ही अपने लेवल पे उसको डील कर सके। तो ऐसी स्थिति में केंद्र से उम्मीद रखना कि वो इसके फंडिंग करे, वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब देखो, इसको जो अनाउंस किया था सबसे पहले, वो किया था बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे 2017-18 में वसुंधरा राजे जी ने। तत्कालीन जो उनके पास में जो वित्त मंत्री का चार्ज था वो भी उनके पास में था। तो वो जो उन्होंने बजट अनाउंस किया तो उस बजट के अंदर उन्होंने इस प्रोजेक्ट की घोषणा करी थी। और घोषणा करते हुए उन्होंने इसकी डिटेल भी बताई थी कि कितने जिले जो ईस्टर्न साइड के और जो साउथ ईस्टर्न साइड के डिस्ट्रिक्ट है वो इससे बेनिफिटेड होंगे। तो उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स का भी उन्होंने वर्णन किया था। तो जो 2017-18 का बजट था उसमें वसुंधरा राजे ने अनाउंस किया था कि ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट 13 जिलों को बेनिफिटेड करेगा, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ये चारों जिले किसके? हाड़ौती प्रदेश के। ठीक है। और सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर, ये मध्य राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान के जिले हैं, वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगे। तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको ध्यान में होना जरूरी है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें आपको इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स का वर्णन करना जरूरी है।
और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में जो RIS का एग्ज़ाम होता है 2018 के एग्ज़ाम में मेंस में ERC के ऊपर एक शॉर्ट टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चंस आया था, और प्रीलिम्स में भी इसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ERCP की आप डिटेल में स्टडी करो। और यदि आप किसी राजस्थान की किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गवर्नमेंट की इतनी इंसिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको डिटेल में देखना होगा। जो इससे डिस्ट्रिक्ट जुड़े हों उनके बारे में देखना होगा, किस मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इसके बारे में अनाउंस किया वो देखना होगा, वर्तमान मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर क्या कहा ये भी देखना होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या एक व्यू है, तो वो सब चीज़ें आपको डिटेल में देखनी होगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2017-18 के बजट के अंदर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी जिनके पास वित्त का भी भार था, वसुंधरा राजे जी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का अनाउंस किया था। और ये भी बताया था कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे में इस प्रोजेक्ट से रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में 2018 के दिसंबर 2018 में जो गवर्नमेंट का परिवर्तन होता है और यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रोजेक्ट को वापस से डील करते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी से भी वो इंसिस्ट करते हैं डिक्लेयर कि इस प्रोजेक्ट को एज ए नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट को डिक्लेयर करने के बाद में एक तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, उसकी फंडिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, और नेशनल इंपॉर्टेंस होने के कारण से वो तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। तो हम आगे और देखेंगे नेशनल प्रोजेक्ट क्या होता है, इसकी क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो इस नहर के अंदर क्या होगा, चंबल नदी का जो एक्सेस वाटर होगा ना वो इसके अंदर लाया जाएगा। चंबल नदी के अलावा 4 उसकी सहायक नदियाँ भी रहेंगी, जिसमें काली सिंध, कुकू और पार्वती, ये नदियाँ रहेंगी इसके अंदर। तो इनका जो एक्सेस वाटर रहेगा इस प्रोजेक्ट के तहत एक जगह इसको इकट्ठा करके और डैम के थ्रू और पाइप लाइन के थ्रू इनको इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब चंबल नदी जो है राजस्थान के अंदर देखो इस तरीके से प्रवेश करती है। ये जो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे वो इससे विशेष तौर पर बेनिफिटेड होंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से, जिसमें आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज येलो वाला क्षेत्र है ये तो है हाड़ौती का क्षेत्र, और उससे ऊपर जो येलो हल्का येलो क्षेत्र के अंदर उसमें जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, और इसके अलावा भीलवाड़ा, इन डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और ईस्टर्न साइड के हैं जैसे अलवर हो गया, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, ये वाले एरियाज भी इसमें विशेष तौर पे फायदे में रहेंगे, इससे बेनिफिटेड रहेंगे इस परियोजना से। अब राजस्थान चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाए ताकि जो इसकी कॉस्ट शेयरिंग है वो 90-10% के रेशो में रहे, मतलब 90% तो इसको केंद्र वहन करे और 10% जो है इसको राज्य वहन करे, और इस तरीके से इस पैटर्न रहे ताकि स्टेट के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़े, क्योंकि स्टेट की जो फंडिंग होती है वो काफ़ी जो होती है वो एक लिमिटेड उसमें होती है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं, और रिसोर्सेज कम होने के कारण से पूरे प्रोजेक्ट को वहन करना राजस्थान किसी भी स्टेट के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्टेट्स के, और रिसोर्सेज कम होने के कारण से फंडिंग करना इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये डिफिकल्ट रहता है हमेशा ही। तो इसका इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रहेगा कि जो चंबल नदी का जो एक्सेस वाटर रहेगा, सरप्लस वाटर रहेगा, उसको क्या किया जाएगा, अन्य जो नदियां हैं चंबल नदी की, जो अन्य सहायक नदियां हैं जैसे कुन्नू हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, इनमें इसको ले जा करके इस प्रोजेक्ट में एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और फिर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये जो नदियाँ हैं चंबल, काली सिंध, ये बेसिकली राजस्थान के दक्षिणी और ईस्टर्न साइड वाले राज्यों के अंदर तहत फ्लो होती है, और ये बहती हुई ईस्टर्न साइड में चली जाती है। और चंबल जो इसकी ये जो सहायक नदी है ये बेसिकली क्या है, यमुना नदी की ट्रिब्यूट्स के तौर पे यमुना में उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। तो इसका बेसिकली बेनिफिट ही ईस्टर्न साइड के जिलों को होगा। ये देखो एक कच्चा डायग्राम मैंने बनाया हाथ से, इसमें इन जिलों का नाम बताया गया है, जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, भरतपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, और ये ज़िले रहेंगे। और चंबल नदी, कुन्नू नदी, कुंज नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, ये इस नदियाँ इसमें रहेगी। देखो ये प्रोजेक्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट पूरा फाइनल हो गया, इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन ऐसा है कि इसमें कुछ और हो सकता है, कुछ एरिया इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, या कुछ एरिया इसमें कम कर लिया जाए, या कुछ और नदियाँ जो है इसमें फाइनल स्टेज तक जाते जाते इसमें इंक्लूड कर ली जाए। तो अभी ऐसा नहीं कि फुल फाइनल स्टेज ये हो चुका है, जितनी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि इसके अंदर यही फाइनल इसका प्रारूप रहेगा। इसमें कुछ ऐड भी किया जा सकता है और कुछ हटाया भी जा सकता है, वो समय के हिसाब से आपको पता चलता रहेगा क्या इसमें रहेगा। अभी जो वर्तमान में स्वरूप है वो हम आपके साथ इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अब राजस्थान में सभी को पता है कि बड़ा वाटर स्कार्सिटी वाला राज्य है, यहाँ पर पानी की कमी हमेशा बनी रहती है, और नदियाँ भी यहाँ सदावाहिनी बहुत ही कम है।
और सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो यहाँ सदावाहिनी है, जो हमेशा जिसमें पानी लेवल रहता है, वो है चंबल नदी। और बारिश के दिनों में इसमें अच्छा खासा पानी इसमें हो जाता है। तो इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नींव रहेगी, जिस पूरे प्रोजेक्ट की जो मुख्य नींव रहेगी, वो रहेगी चंबल नदी, जिसके बेसिस पे इस पूरे प्रोजेक्ट की संरचना डिसाइड की जाएगी। अब इसमें कुछ और टेक्निकल समस्याएं भी इसमें आने की संभावना रहेगी। एक तो चंबल नदी को आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, चंबल नदी जो फ्लो होती है, वहाँ पे इसको क्रोकोडाइल सेंचुरी बनाया गया है, मतलब मगरमच्छों के संरक्षण वाला क्षेत्र इसको बनाया गया है। एक बार IAS 2014 के एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में वो कौन सी नदी है जिसमें क्रोकोडाइल्स को डायरेक्टली देखा जा सकता है। तो इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो वो चंबल नदी के बारे में बेसिकली पूछना चाह रहा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये भी आएगी कि पानी का जहाँ स्टोर किया जाएगा, तो इसके जो क्रोकोडाइल सेंचुरीज है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। तो इसमें देखो काफ़ी पर्यावरण एस्पेक्ट्स भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और आर्थिक और टेक्निकल इश्यूज भी इसमें रहेंगे। और बेसिकली ये तो कंफर्म है कि भाई चंबल नदी का पानी ही इसमें यूज़ में किया जाएगा, क्योंकि उसी में सरप्लस वाटर है राजस्थान के अंदर, और इस पानी का उपयोग किया जाएगा। अब चंबल नदी की जो टेक्निकल समस्याएं हैं, चंबल नदी के साथ में लेने की पर्यावरण समस्याएं, वो भी देखना बहुत ही आवश्यक रहेगा। अब ये चंबल प्रोजेक्ट है, देखो एक डिटेल डायग्राम आपके सामने है। चंबल नदी आपको पता है राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है, चूलिया जलप्रपात आपको ध्यान है, वो भी चंबल नदी के ऊपर है। और ये जो बेसिकली राजस्थान में प्रवेश करती है, वो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और इस चंबल नदी के ऊपर जो गांधी सागर डैम है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा था कि गांधी सागर डैम क्या थोड़ा पुराना सा हो गया है, तो अब यदि मान लो इस डैम को कोई दिक्कत होती है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो अभी एक दैनिक भास्कर में इस पर लंबा चौड़ा आर्टिकल आया था कि गांधी सागर डैम को एक रिपेयरिंग की आवश्यकता है, और एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर इसको रिपेयर करना जरूरी है। उसके ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो राणा प्रताप सागर डैम है, और उससे जस्ट ऊपर जवाहर सागर डैम, और उसके ऊपर कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध जो है, जवाहर सागर जो है ये तो है कोटा के अंदर, और राणा प्रताप सागर डैम पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और गांधी सागर डैम पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो कई बार इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, ऐसा पूछा हुआ है कि भाई इसका क्रम किस तरीके से, तो कोटा बैराज सबसे ऊपर है, उससे नीचे जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर उससे नीचे, और सबसे नीचे गांधी सागर डैम है। तो ये क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर ये सवाई माधोपुर में फ्लो होती है, सवाई माधोपुर के बाद में तीसरा लश्कर, और फिर ये मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जाकर के चंबल नदी जो है मिल जाती है यमुना नदी के अंदर। तो ये इसका एक डिटेल डायग्राम है। अब इसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस प्रोजेक्ट की? ऐसा नहीं कि इस प्रोजेक्ट में कुछ काम नहीं किया गया। राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे इस प्रोजेक्ट को फाइनल भी करने की कोशिश करी है, और इसमें कुछ स्टार्ट भी किया है। जैसे कोटा के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम हुआ है, लगभग 600-700 करोड़ रुपए का काम इस प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 40,000 करोड़ के आसपास की है, और इससे ज़्यादा ही रहेगी, कम तो नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे इसको डिक्लेयर किया जाए, और इसकी कॉस्ट को जो है सेंटर के साथ में शेयर किया जाए। अब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है राजस्थान ने अपने स्तर पे कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इस काम को करने की कोशिश करी है। तो कुछ ऐसा है कि भाई इस प्रोजेक्ट का श्री गणेश तो हो चुका है, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ, श्री गणेश तो हो चुका है। कोटा इसमें प्रथम डिस्ट्रिक्ट है जिसपे इसके ऊपर काम हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसमें सबसे पहले काम चालू हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखो, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आप इसको कॉस्ट भी देख सकते हो कि 40,000 करोड़ के करीब की इसकी कॉस्ट है। 13 डिस्ट्रिक्ट इससे बेनिफिटेड रहेंगे, जिसमें अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये 13 डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली फ़ायदे में रहेंगे। और बिल्कुल वेस्टर्न राजस्थान की तरह ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी बड़ी बेनिफिटेड रहेगी। जैसे इंदिरा गांधी नहर जो है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ऐसे ही ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट जो है ईस्टर्न साइड के जिलों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अब बेसिकली एम क्या है इस ERCP का? तो देखो, इंट्रा बेसिन जो इस तरह के जो प्लान होते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी काम में लिए जाते हैं, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए भी काम में लिए जा सकते हैं। और मल्टी प्रोजेक्ट इनका होता है, ये मल्टी इंटेंशन इनका होता है, मल्टी उद्देश्य इनका होता है। और ये क्या होता है, उस क्षेत्र की न बल्कि आर्थिक स्थिति को परिवर्तन करते हैं, बल्कि वहाँ की सामाजिक स्थिति को भी परिवर्तन करते हैं। लोगों के हाथ में जब पैसा आता है तो वो इसको डिटेल में इसको देख सकते हैं, इसको कर पाते हैं, इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ले पाते हैं। तो इससे काफ़ी बड़े लेवल पे इसमें बेनिफिटेड उस क्षेत्र को होते हैं। अब राजस्थान के अंदर इस प्रोजेक्ट से 23.67% एरिया इस प्रोजेक्ट से बेनिफिटेड होगा।
और लगभग टोटल पॉपुलेशन का लगभग 41% के करीबी जो पॉपुलेशन है वो इस प्रोजेक्ट से बेनिफिटेड रहेगी। और जो राजस्थान की वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि इसमें लगभग 2 लाख हेक्टेयर इस 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई इस प्रोजेक्ट से की जा सकेगी और लगभग 4.31 लाख हेक्टेयर है उसकी इरिगेशन भी इसमें बाद में बढ़ाई जा सकेगी। तो ये इसके मेन फ़ायदे हैं इस प्रोजेक्ट के, जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि लगभग 23% के करीब का एरिया जो है राजस्थान में इसमें बेनिफिटेड होगा। 41% की टोटल पॉपुलेशन राजस्थान की इससे बेनिफिटेड होगी और लगभग 2 लाख हेक्टेयर के करीब का एरिया इससे कमांड एरिया जो है वो डेवलप हो पाएगा। कमांड एरिया बेसिकली वो क्षेत्र होता है जो सिंचाई के माध्यम से डेवलप किया जाता है, सिंचाई के माध्यम से जिसके अंदर कृषि होती है, तो वो एरिया कमांड एरिया कहलाता है। और जैसे इस तरीके की नहर जहाँ पे बनेगी वहाँ का वाटर लेवल डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, तो ग्राउंड वाटर जो है वो भी काफ़ी ऊपर की तरफ इस प्रोजेक्ट से जाएगा। और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वो डेफिनेटली फ़ायदे में रहती है। जब इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बढ़ती है और जो सोशल स्टेटस है जो उस क्षेत्र का वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव उस चीज़ से होता है। और जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया है राजस्थान के लगभग 40 इस टोटल प्रोजेक्ट का जो 40% रहेगा डीएमआईसी का जो एरिया वो राजस्थान में पड़ेगा, तो वो भी इस प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। पानी की समस्या होगी या फिर इरिगेशन जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो वो क्या होता है खेती से आता है, तो वो खेती बढ़ेगी तो उसको डीएमआईसी को भी काफ़ी फ़ायदा इस प्रोजेक्ट से होगा। अब इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस से आप इन चीज़ों से भी समझ सकते हो कि राजस्थान का जो टोटल एरिया है जो खेती वाला एरिया 342 लाख हेक्टेयर का एरिया है, जिसमें से वो टोटल कंट्री का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 10.4% एरिया टोटल राजस्थान में खेती का पड़ता है और उसमें से मात्र 1.1% ही वाटर ऑफ इंडिया का सरफेस पे जो है टोटल एरिया का टोटल जो सरफेस वाटर एरिया है उसका 1.16% ही राजस्थान में अवेलेबल है और ग्राउंड वाटर की बात करें तो वो 1.72% है। तो इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस आप इससे भी समझ सकते हो कि इतना बड़ा स्टेट होते हो जिसका टोटल एरिया राजस्थान के 10% के टोटल एरिया जो इंडिया के 10% के करीब है उसमें मात्र इतना सा पानी है। तो इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस इससे भी हम समझ सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ERCP से लगभग 23% एरिया राजस्थान का फ़ायदे में रहेगा और 41% की पॉपुलेशन जो रहेगी वो इस प्रोजेक्ट से बेनिफिटेड ले पाएगी। 13 डिस्ट्रिक्ट इससे फ़ायदे में रहेंगे और 2.8 लाख हेक्टेयर के करीब इस एरिया इसमें जो है वो इरिगेटेड हो पाएगा। 13 डिस्ट्रिक्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर है। अब नेशनल प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो, सबसे पहले नेशनल प्रोजेक्ट को जो अनाउंस किया गया था वो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया था कि किस तरीके से नेशनल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इसकी क्राइटेरिया रहेंगे और क्या बेनिफिटेड रहेगी, क्या इसका शेयरिंग फंडा रहेगा। वो 11वीं जो प्लान थी उसके अंदर इसको एडॉप्ट किया गया था। ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 90% जो टोटल फंडिंग होती है उसका सेंटर उठाता है और 10% जो फंडिंग होती है वो राज्य उठाती है। ठीक है। अब इंडिया में अभी तक जो 14 प्रोजेक्ट जो हैं वो इस एनेक्सर फर्स्ट के अंदर नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजस्थान का एक भी प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे अनाउंस्ड नहीं है। इवन जो राजस्थान की जो जीवन रेखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो भी इस प्रोजेक्ट के तहत इसमें स्वीकृत नहीं की गई थी। तो राजस्थान का कोई सा भी प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे अभी तक चुना ही नहीं गया है। और तीसरी जो इसमें कंडीशन रहेगी, इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट विद पोटेंशियल ऑफ मोर देन 2 लाख हेक्टेयर। हालांकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लगभग इससे भी ज़्यादा हेक्टेयर को सिंचित करेगा, लगभग 2 लाख प्लस हेक्टेयर को सिंचित करेगा और कमांड एरिया इसमें डेवलप होगा और लगभग 4 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा इसमें भूमि सिंचित हो पाएगी। तो ये इस क्राइटेरिया को पूरी तरह फॉलो करता है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये राजस्थान का ये जो ERCP प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह फॉलो करता है। अब ऐसे केस में जब किसी प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि भाई आप इसको सेलेक्ट करो, तो उस केस में क्या होती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज सेंटर का वो एक टीम भेजती है, उस क्षेत्र का दौरा करती है, वो उसको डिटेल में देखती है कि वो इस तरीके की फ़ायदेमंद है नहीं है या फिर उस तरीके के क्राइटेरिया को फॉलो करती है नहीं करिए, तो एक डिटेल रिपोर्ट जो होती है वो सेंटर को सबमिट करती है।
वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर होता है। अब राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि राजस्थान के जो राजस्थान में और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यही चल रहा है कि आरोप प्रत्यारोपण का दौर चल रहा है। सेंटर कह रहा है कि अभी तक डिटेल रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, और राजस्थान ये अनाउंस करा है कि भाई ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। तो सारी समस्या भी इस तरीके की ही अभी उलझ के रह पा रही है। तो अभी इसलिए डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और अब देखो, इस प्रोजेक्ट में जब किसी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे सिलेक्ट किया जाता है तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी फंडिंग जो 90% जो सेंटर उठाता है वो एक साथ दे देता है। वो क्या करता है, पहले जो टोटल जो पैसे होते हैं उसका 90%, मतलब जैसे सपोज करो 100 रुपये में से 90 रुपये केंद्र उठाएगा, तो 90 रुपये में से ऐसा नहीं कि एक साथ 90 रुपये दे देगा। 90 रुपये का भी 90% वो जस्ट जो 90 रुपये का भी जो होता है 90%, जो 90 रुपये हम बात करते हैं उसको वो 2 इंस्टॉलमेंट में भेजता है। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 80% पैसा यूज़ में लिया जा चुका होता है तब जाके वो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है वो जारी करती है। तो ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। नेशनल प्रोजेक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोजेक्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और कितना उसकी टर्म्स कंडीशन होती है, क्या उसकी इकोनॉमिक शेयरिंग होती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये ओवरऑल था राजस्थान के इस प्रोजेक्ट के बारे में, ईस्टर्न कैनल राजस्थान प्रोजेक्ट। तो इसको आप इसमें डिटेल में देखिए, पढ़िए, समझिए, और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, कोई फ़ायदेमंद आपको लगा हो, तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।